हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास 1 के लिए तथा बाल वाटिका के लिए एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन नोटिस और एडमिशन गाइडलाइन जारी कर दी है। इस संबंध में मैं वीडियो डाल भी चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इसमें KVS द्वारा जारी एडमिशन गाइडलाइन का पूरा समरी करने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ देंगे और इस समरी को समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे फॉर्म में कोई गलती होने की संभावना कम रहेगी और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा साथ आखिरी तक देंगे और ये वीडियो को समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी लाया हूं, उनको पॉइंट आउट भी करूंगा, जैसे कि इस बार सीट कम हो रही है या जो संविदा कर्मचारी हैं उनको भी प्रायोरिटी मिल रही है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें चेंज हुआ है, जैसे क्लास स्ट्रेंथ चेंज हुई है। कैटेगरी 1 वाले यानी जैसे आर्मी वाले, रेलवे वाले, जो इन सबको स्पेशल कोटा दिया गया था उसमें भी बाउंडेशन लगा दिया गया है, कुछ बाउंडेशन के साथ वो कोटा हो गया है। तो इस तरीके से इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और उसको पॉइंट आउट करूंगा, उसको समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि उससे आपको कुछ फायदा हो, आप कुछ समझें तब फॉर्म भरें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार के गाइडलाइन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, पिछले बार की गाइडलाइन से कैसे ये अलग है। तो चलिए गाइडलाइन ही देखते हैं। आप देख सकते हैं ये नई गाइडलाइन है। इस नई गाइडलाइन का जो पहला पैरा है वो खुद ही बोल रहा है कि इस बार बहुत सारे चेंज हुए हैं। आप यहां देख सकते हैं पहला पैरा में ही लिखा हुआ है कि इन सुपरसेशन ऑफ ऑल द गाइडलाइंस गवर्निंग एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय दैट हैव बीन इशूड इन द पास्ट, the following guidelines are issued with the approval of competent authority to regulate admission in Kendriya Vidyalaya with effect from the academic session 2024-25 and onwards। यानी जितनी भी पिछली गाइडलाइन थी वो सब अब सुपर सेशन हो गई हैं और 2024-25 या उसके आगे के लिए ये गाइडलाइन मानी जाएगी। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उन्हीं चीज़ को पॉइंट आउट करूंगा जो कि चेंज हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन पहले वाली ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी पहले वाला ही है, इसमें केवल IAS, IPS और IFOS को जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ इसमें ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफर को भी समझाया गया है। ये सब भी पिछले बार के जैसे ही है, इनमें भी कोई चेंज नहीं है। ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी बताया गया है, ये भी पहले जैसे हैं, कोई चेंज नहीं है। प्रायोरिटी इन एडमिशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर थे उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो चेंज है या इम्पोर्टेंट है तो KVS वालों ने खुद भी उसे हाईलाइट किया है। जैसे यहाँ देख लीजिए कि समझाने के लिए इसको हाईलाइट कर दिए हैं कि i.e. all those not covered under any of the category 1 to 4 listed above, यानी कैटेगरी 5 हुआ है जो ऊपर के 1, 2, 3 या 4 में नहीं आते। इन चारों को छोड़कर, मतलब इन चारों को छोड़कर बाकी जो भी बचते हैं वह कैटेगरी 5 में आएंगे। किस केवी के लिए? सिविल एंड डिफेंस केवी के लिए। तो इसी तरीके से आगे देखिए, पार्ट बी में है केंद्रीय विद्यालय अंडर प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। अब यह दूसरे टाइप का केंद्रीय विद्यालय है और इसमें चेंज है, और इसमें एक चेंज है। तो जो चेंज है मैं उससे आपको बता देता हूं। जैसे पहले क्या होता था कि जो IHL केवी है या प्रोजेक्ट सेक्टर का केवी है उसमें स्पॉन्सरिंग IHL या स्पॉन्सरिंग PSUs के कर्मचारी जो रहते थे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती थी। तो वो चीज अभी भी है, लेकिन इसमें कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी शामिल कर लिया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंड कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु आर डायरेक्टली हायर्ड बाय द कंसर्न प्रोजेक्ट IHL। तो इसमें ऐसे कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जिन्हें डायरेक्ट हायर किया है किसने? PSUs ने या IHL ने, उसके भी बच्चे का एडमिशन में प्रायोरिटी मिलेगा, लेकिन उसको सभी से लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कैटेगरी 1 में सबसे लास्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ वही बताया गया है कि उसका नंबर एकदम लास्ट में आएगा। प्रेफरेंस इन एडमिशन विल बी गिवन टू द चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय, डेपुटेशन एम्प्लॉय, retired employee and directly hired contractual employee by the project IHL in that order।
मतलब इसी आर्डर में मिलेगा। सबसे पहले जो सर्विंग एम्प्लॉय है उसके बच्चे का एडमिशन होगा, फिर डेपुटेशन पे जो आए हैं उनके बच्चे का, फिर रिटायर एम्प्लॉय का, फिर डायरेक्ट हायर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का बच्चे का एडमिशन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ रिटायर्ड एम्प्लॉय का भी ऑप्शन है। मैं अपने पिछले वीडियोज में भी बताया हूँ कि केवल IHL या प्रोजेक्ट सेक्टर का जो केवी है वहीं पर रिटायर्ड एम्प्लॉय यानी ग्रैंड चिल्ड्रेन या ग्रैंड पेरेंट का कोटा है, बाकी कहीं ग्रैंड चिल्ड्रेन या ग्रैंड पेरेंट का कोटा नहीं है। तो इस बार भी यह कोटा रहेगा, इसीलिए यहाँ रिटायर्ड एम्प्लॉय की बात हुई है। बाकी चीजें सेम है, कोई इसमें ज्यादा चेंजेज नहीं है। जैसे यहाँ बताया गया है कि प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड विल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट इन द लास्ट 7 ईयर। तो ये भी पिछले चीज है कि पिछले 7 साल के ट्रांसफर के आधार पे बच्चे का एडमिशन होगा। अब यहाँ जो एक चेंज आया है वह उम्र में है, उम्र में एक चेंज है और ये चेंज भी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये चेंज रहेगा, क्योंकि इस बार केंद्रीय विद्यालय ने भी मेरी बात को साबित किया है और उन्होंने लिख दिया है कि ये चेंज आगे हर साल होते रहेगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस बार क्लास 3 और क्लास 4 की जो एज है वह एक हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लास 3 और क्लास 4 की एज एक है, यानी क्लास 3 की एज बदल गई है। इसी तरीके से अब अगले साल क्लास 4 की एज बदलेगी, फिर उसके अगले साल क्लास 5 की, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। बाकी कोई एज में भी चेंज नहीं है, इसलिए एज को भी मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ जो बात मैं अपने पिछले वीडियोज में बताते रहा हूं उसी चीज को केंद्रीय विद्यालय ने यहाँ बताया हुआ है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। Consequent upon the change in the minimum and the maximum age for admission introduced for class 1 in the session 2022-23, progressive change in the age limit for the appropriate classes will be continued to be reflected in future too। तो इन्होंने बताया है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम एज का चेंज आया था वह 2022-23 में आया था और क्लास 1 के लिए आया था। तो इसी तरीके से वह आगे बढ़ते हुए पिछले साल क्लास 2 में गया और इस साल क्लास 3 में आया, यानी पिछले साल क्लास 2 की एज चेंज हुई थी, इस साल क्लास 3 की एज चेंज हुई है और इसके अगले साल क्लास 4 की एज चेंज होगी। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये चेंज होते रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चेंज होते रहेगा। बाकी बताया गया है कि दिव्यांग को 2 साल की उम्र में छूट रहेगी और क्लास 11th एंड 12 की एज बताई गई है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण जो चेंज है वह है 5 नंबर में। ये 5 नंबर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज इस बार हुआ है और ये चेंज आपको भी प्रभावित कर रहा है, जो भी एडमिशन लेना चाहेगा उसे प्रभावित करेगा। ये चेंज क्या है? क्लास स्ट्रेंथ अप टू 32 फॉर फ्रेश एडमिशन। ये आप देख सकते हैं, जो ये 32 है इसके जगह पे पहले 40 होता था। मैं आपको पुरानी गाइडलाइन भी दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं, ये पिछले साल की गाइडलाइन है। इसमें क्लास स्ट्रेंथ जो थी वो अप टू 40 थी। उसके बाद कैटेगरी 1 से 4 के लिए क्लास स्ट्रेंथ 45 थी और डिफेंस पर्सनल के लिए 50 थी। तो ये 3 कैटेगरी पहले होती थी, यानी जनरल में 40 तक और कैटेगरी 1 से 4 के लिए 45 तक एडमिशन संभव थे और उसके बाद डिफेंस पर्सनल या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इन सब के लिए अप टू 50 थी। लेकिन नए में ये चेंज हो गए हैं। अब जो है वो 40 का एक बाउंडेशन दे दिया गया है। तो चलिए नई गाइडलाइन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, अभी आपने देखा पिछले साल जो क्लास की स्ट्रेंथ थी उसमें 3 टाइप का था। जो फ्रेश एडमिशन के लिए था वह 40 था और बाकी कैटेगरी 1 से 4 के लिए 45 था और आर्मी के लिए 50 था। लेकिन अब इसमें चेंज हो गया है और फ्रेश एडमिशन के लिए केवल 32 सीट है, यानी क्लास 1 के ऑनलाइन एडमिशन या बाल वाटिका 1 के ऑफलाइन एडमिशन या बाल वाटिका 3 के ऑफलाइन एडमिशन जो होंगे उन सब में एक सेक्शन के लिए सीट 32 रहेगी। क्योंकि इस बार एक बड़ा चेंज ये भी आया है कि ये जो गाइडलाइन है वह क्लास 1 के साथ साथ बाल वाटिका के लिए भी है, यानी क्लास 1 से 12 और बाल वाटिका 1 2 3 सभी के लिए ये गाइडलाइन है। तो अब जो फ्रेश एडमिशन होंगे वो केवल 32 होंगे। आगे हम इसको देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट पैरा है, नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि अप टू 40 फॉर क्लास 1 एंड 45 फॉर ऑल अदर क्लासेज। तो क्लास 1 के लिए 40 और अदर क्लास के लिए 45। ये इसलिए लागू किया गया है कि अभी क्लास 1 से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे आपने देखा कि क्लास 1 में एज पहले लागू की गई, फिर अगले साल क्लास 2 की चेंज हुई, फिर क्लास 3 की चेंज हुई, इसी तरीके से इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। और ये किसके लिए है? दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ओनली कैटेगरी 1 and 2 पेरेंट in the civil defense sector and categories 1 to 3rd in the project
IHL sector due to newly joined or mid-term transfer after the last date of fresh admission in current academic year including KVTC cases। तो यहाँ भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चेंज आया है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या चेंज आया है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चेंज आया है, क्योंकि यहाँ जो पहले कैटेगरी 1 से 4 था वह चेंज हो गया है। अब कैटेगरी 1 एंड 2 ही रह गया है, और अगर IHL या प्रोजेक्ट सेक्टर का केवी है तो कैटेगरी 1 से 3 ही रह गया है। तो ये सब चेंजेज आए हैं, और इन सब चेंज का क्या मतलब है वह भी हम समझ लेते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे या स्टेट PSU के एम्प्लॉय थे, उनके बच्चों को मिड टर्म में एडमिशन होने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनको अब वरीयता नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो ये 40 को 32 किया गया है, उससे क्या होगा, उससे लगभग 20,000 सीटें कम हो जा रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरे भारत में 1225 केंद्रीय विद्यालय हैं, और सभी केंद्रीय विद्यालय में कहीं 1 सेक्शन, कहीं 2 सेक्शन, कहीं 3 सेक्शन, कहीं 4 सेक्शन, कहीं 5 सेक्शन, ऐसा सेक्शन होता है, और पर सेक्शन 40 बच्चे होते थे, जो कि अब 32 रहेंगे। इस तरीके से पर सेक्शन 8 बच्चे का एडमिशन कम होगा, यानी एक स्कूल में अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 20 बच्चों का एडमिशन कम होगा, और 20 इंटू 1225 करेंगे तो ये 24,500 बनता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली 24,500 या कितनी सीट कम होगी, लेकिन एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं कि लगभग 20,000 के आसपास या उससे अधिक सीट इस बार कम होने वाली है, जो एक बड़ी बात है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत दिन से केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ हूं, और मेरा आना जाना भी केंद्रीय विद्यालय में होते रहता है, तो मैं वहां की सिचुएशन से वाकिफ हूं, और मैं वहां देखा हूं कि जिन क्लासों में बच्चे 50 पहुंच जाते हैं वहां बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है उनको बैठने में दिक्कत होती है, बच्चे बहुत पीछे बैठते हैं तो उन तक आवाज़ पहुँचने में दिक्कत होती है, उन तक रोशनी पहुंचने में दिक्कत होती है, उनको बोर्ड पर लिखा चीज क्लियरली दिखता नहीं, इसलिए वो पिछड़ते जाते हैं। जबकि केंद्रीय विद्यालय वाले इसके लिए भी सोल्यूशन बनाए हैं, इसके लिए भी व्यवस्था किए हैं कि सभी बच्चों को रोटेट करके बैठाते हैं। लेकिन जिस दिन जिस बच्चे का भी पीछे नंबर आता है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ गर्मी के महीने में उनको गर्मी का भी एहसास ज़्यादा होता है, या ऑक्सीजन की कमी पड़ने का भी संभावना रहती है। तो ऐसे में जो एक स्टैंडर्ड क्लास स्ट्रेंथ है उसको मानना भी जरूरी है, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और किसी भी क्लास की स्टैंडर्ड क्लास स्ट्रेंथ 40 है, इसलिए भी यह संख्या कम की गई है, और सारे प्रोविजन, सारे स्पेशल प्रोविजन को मिलाकर 40 का क्लास स्ट्रेंथ को मेंटेन किया गया है। पहले क्या था, 40 ऑनलाइन से आ जाते थे, स्पेशल प्रोविजन से कुछ आ जाते थे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जो कि स्टैंडर्ड क्लास स्ट्रेंथ से भी आगे चली जाती थी। इसीलिए इसे बाउंड किया गया है। 32 ही फ्रेश एडमिशन होंगे, बाकी 8 बच्चों को स्पेशल प्रोविजन के तहत मौका दिया जाएगा। अब यहाँ कुछ नोट बताए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। In case of tie between KVTC and non-KVTC fresh admission due to mid-term transfer, newly joined employees priority will be given to KVTC। अगर टाई हो जाता है KVTC या नॉन KVTC या फ्रेश एडमिशन के बीच में, तो KVTC को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अब बाउंड हो गया है, 40 के ऊपर तो कोई बच्चे लिए नहीं जाएंगे, इसलिए इन्होंने नियम बना दिया है कि अगर टाई होता है तो क्या करना है। फिर सेकंड है, The Deputy Commissioner of the region concerned shall decide the re-allotment of KV in case of KVTC cases, so that the enrollment should not cross 40 or 45 per section as specified in the above table। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजन को यह पावर दिया गया है कि वह KVTC केस के मामले में डिसीजन लें, और यह ध्यान रखें कि जो संख्या है क्लास 1 के लिए वह 40 से अधिक ना हो, और अदर क्लास के लिए 45 से अधिक ना हो। फिर यहाँ तीसरे नंबर में बताया गया है कि यह नियम आगे लागू रहेगा। द अपर लिमिट ऑफ क्लास स्ट्रेंथ फॉर क्लास 1 i.e. 40 फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 एंड विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रोग्रेसली इन सब्सिक्वेंट एकेडमिक सेशन विथ 40 फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड इन सेशन 2025-26 एंड फॉर क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन सेशन 26-27 एंड सो ऑन। तो जैसे बता रहे हैं कि अभी क्लास 1 के लिए जो क्लास स्ट्रेंथ की अपर लिमिट डिसाइड की गई है वह आगे भी बढ़ती रहेगी। वैसे 2024-25 के लिए क्लास 1 के लिए
फिर 25-26 के लिए क्लास 1 एंड 2 एंड 26-27 में 1, 2 एंड 3 के लिए यह लागू रहेगा और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। फिर नेक्स्ट है रिजर्वेशन इन एडमिशन। तो रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं है, इसमें वही है 15% सीट एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए एंड 27% ओबीसी एनसीएल के लिए, 3% CWSN या नया शब्द इस बार आया है जो दिव्यांग के लिए यूज हो रहा है, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड को 3% आरक्षण रहेगा। तो यहां देख सकते हैं 7 नंबर में है एडमिशन विथ केवी ट्रांसफर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग लोकल ट्रांसफर टीसी। तो यहां भी चेंज हो गया है क्योंकि इसमें भी पहले 55 सीट तक एडमिशन होने का चांस रहता था। मैं आपको पुराना गाइडलाइन में दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हैं एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विथ केवीटीसी विल बी ऑटोमेटिक ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ इफ द पेरेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर व्हेन द क्लास स्ट्रेंथ रीचेस 55 the effort should be initiated to open additional section। इसके जगह पे अब लिखा हुआ है डिफेंस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सन who shift their family to station of their choice whenever they are transferred to non-family station area can admit their children on KVTC in a KV located at the station where they will keep their family। In all other cases of categories 1 and 2 parent in the civil defense sector and category 1 to 3 in the project IHL sector where transfer of parent is not involved, the admission with KVTC would be done only with the prior approval of Deputy Commissioner of the region concerned, subject to the class strength mentioned in the table given at Part A, Para 5 of the admission guideline। तो सभी में जो पार्ट ए में पैरा 5 है यानी जो ये वाली टेबल है वो सभी में लागू हो गया है और इसी के अनुसार ही एडमिशन होंगे और इसी के अनुसार जो ट्रांसफर होके आएंगे उसमें भी एडमिशन होंगे। All cases of local transfer will be done with the approval of Deputy Commissioner of Region concerned on the merit of each individual case if the class strength is less than 32 per section where the local transfer is sought। तो सभी में यह लागू हो गया है कि 32 सीट के अनुसार ही चलना है या फिर 40 सीट के अनुसार चलना है। बाकी 8 नंबर में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10 एंड 12। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर 10 या 12 की क्लास स्ट्रेंथ 32 से कम है तो वहां एडमिशन हो सकते हैं और उसके एक कंडीशन है। कंडीशन सब वही पुरानी है, कुछ नया नहीं है। एडमिशन फॉर वैकेंट सीट, इसमें भी डेट बताया गया है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ एक चीज बताया गया है जो कि in case of any issue related to the interpretation of admission guideline the decision of commissioner KVS will be final। अगर कोई कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई विवाद होता है तो उसके लिए KVS के कमिश्नर का डिसीजन फाइनल होगा। अब यह है स्पेशल प्रोविजन। तो स्पेशल प्रोविजन में भी चेंज आ जाएगा क्योंकि जब आप सीट ही एकदम बाउंड कर दिए हैं कि इससे अधिक नहीं हो सकता तो स्पेशल प्रोविजन का भी उस पर असर पड़ेगा। तो प्रोविजन तो वही सेम है, जैसे यह है सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ केवीएस के लिए, फिर उसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइड इन हार्नेस के लिए। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। 18 कोटा एंड कैटेगरी के माध्यम से चिल्ड्रन ऑफ रिसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, चिल्ड्रन ऑफ रिसिपेंट ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, मेरिटोरियस स्पोर्ट चिल्ड्रन हु हैव स्कोर्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन इन खेलो इंडिया, SGFI, CBSE, नेशनल स्टेट लेवल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट, recipient of राष्ट्रपति पुरस्कार in Scout and Guide, children who are recipient of National Bravery Award or of Bal Shri Award, Institute of National Bal Bhavan, and children who are recipient of प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो इसमें एक नया चीज जोड़ा गया है जिसे हाईलाइट भी किया गया है कि चिल्ड्रन हु आर रिसिपेंट ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ऐसे बच्चों का भी एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। 8 नंबर में है चिल्ड्रन हु हैव शोन स्पेशल टैलेंट इन फाइन एंड आर्ट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल और स्टेट लेवल इंक्लूडिंग कला उत्सव विनर्स। तो इसमें भी कला उत्सव को फिर से शामिल किया गया है, स्पेशली इन्हें शामिल किया गया है। तो इन ऐसे बच्चों का भी एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। फिर है चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोविड, यानी कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। यह सब भी पुराना है, इसमें कुछ नया नहीं है। एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट विल बी गिवन एज पर द फॉलोइंग कंडीशन, ये भी पुराना है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसमें मैं नहीं बताऊंगा। एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड अदर्स, अब इसमें चेंज है। इसमें चेंज क्यों है? क्योंकि इनके लिए अलग से रूल था, अब वह बाउंड हो गया है 40 तक, इसलिए इसमें कुछ चेंज आया है। जैसे आप पिछली गाइडलाइन में देखिए
तो आप देख सकते हैं कि पहले कुछ इस तरीके से लिखा गया था, जिसमें कोई सीट का बाउंडेशन नहीं था और इनका एडमिशन डायरेक्ट हो जाता था। लेकिन अब कुछ इस तरीके से अमेंडमेंट हुआ है, जैसे एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन केंद्रीय विद्यालय ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल फॉलोइंग एनसीईआरटी सीबीएसई करिकुलम एंड सिलेबस एंड रन बाय आर्म फोर्स, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्स आई, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स एंड स्कूल रन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ISRO, AES, DRDO will entertain only if the enrollment is less than 40 for class 1 and 45 for all other classes, and the parent has been transferred to that place or has desired to settle at the place after his retirement or transferred to some non-family station or posted in Naxal affected area and choose to keep the family elsewhere। तो ये जो था पहले भी यही नियम था, लेकिन जो ये 40 या 45 का बाउंडेशन था यह नहीं था, अब 40 और 45 का बाउंडेशन हो गया है। यानी अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं तो फिर उनका एडमिशन नहीं होगा, और क्लास 1 के अलावा अपर क्लास में अगर 45 बच्चे हैं तो उनका एडमिशन नहीं होगा। फर्दर सच रिक्वेस्ट शैल बी कंसीडर्ड ओनली इन दोज स्टेशंस वेयर स्कूल रन बाय दोज ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अवेलेबल। एक चीज इसमें और जोर दिया गया है कि ऐसे रिक्वेस्ट को तभी ध्यान देना है जब उनका खुद का कोई स्कूल नहीं चल रहा हो। अगर उनका खुद का कोई स्कूल चल रहा है तो पहले उनको वहां एडमिशन लेना चाहिए। बाकी ये पुराने नियम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम आ गए पार्ट सी आखिरी में, यानी पब्लिसिटी। तो ये जनरल रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है कि जैसे फॉर्म आएगा तो उसका पब्लिसिटी होना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर फॉर्म का बता रहे हैं कि फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, फिर डॉक्यूमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता देता हूं। फॉर क्लास 1 सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी competent to register births. This will include certificate from notified area, council, municipality, municipal corporation state about the date of birth from record of village panchayat, military hospital and service record of defense person. For other classes, the date of birth recorded in the transfer certificate issued by school recognized by the state education department would be accepted. तो बोल रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का चाहिए जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हुआ होना चाहिए, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रार बर्थ द्वारा या मिलिट्री हॉस्पिटल द्वारा या विलेज पंचायत द्वारा। इस तरीके से जो मान जन्म प्रमाण पत्र है उसी को मानेंगे क्लास 1 के लिए। बाकी केस में टीसी को ही मान लेंगे, टीसी में जो जन्म प्रमाण पत्र रहेगा उसी को मान लेंगे। इससे एक चीज यहाँ और क्लियर हो रहा है, जैसे आप लोग कमेंट करते रहते हैं बार बार कि क्या क्लास 2 के लिए क्लास 3 के लिए टीसी चाहिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि खुद गाइडलाइन में बोला जा रहा है कि आगे की क्लासों के लिए टीसी में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसे मान लिया जाएगा। इस तरीके से यह साबित हो रहा है कि टीसी भी होना जरूरी है। The original certificate of date of birth should be returned to the parent after verification. Admission up to class 8 may be granted without any school transfer certificate provided the child is otherwise eligible and his birth certificate has been issued by a government body. तो इसमें यहाँ फिर से क्लियर कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 8 तक लेना चाहते हैं और आपके पास टीसी नहीं है तभी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसके पास गवर्नमेंट द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास टीसी है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपके पास टीसी नहीं है तो कम से कम गवर्नमेंट के द्वारा जारी बर्थ प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोनों में एक चीज होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार कंफ्यूजन रहता है आप लोग को और बार बार आप लोग पूछते रहते हैं। तो ये दोनों चीजें में एक चीज होने से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जब स्कूल में आप क्लास 3, 4, 5 में एडमिशन लेने जाएंगे तो वो दोनों चीज मांगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगेंगे और टीसी भी मांगेंगे। A certificate that the child belongs to the scheduled caste, scheduled tribe, EWS, OBC, non-creamy layer, BPL, where applicable, issued by competent authority in concerned state government, union government. The certificate in respect of either of parent may be accepted initially for the purpose of admission if this certificate is not available for the child. However, certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 3 months from the date of admission. तो यह भी प्रश्न आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि कौन सा प्रमाण पत्र किसके नाम का होना चाहिए। तो यहाँ देखिए गाइडलाइन में ही क्लियर बता रहे हैं कि कौन सा प्रमाण पत्र किसके नाम का रहेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS, OBC, BPL किसी से संबंधित हैं
तो आपको कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र लगाना है और यह प्रमाण पत्र बच्चे के नाम का ही होना चाहिए। अगर माता पिता के नाम का है तो बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के 3 माह के अंदर बच्चे के नाम का बनाकर देना होगा। A certificate from the civil surgeon rehabilitation center or any other competent authority defined by government of the India certifying that he is a child with special need CWSN where applicable in case where the disability of the child can be visually seen by the principal, the child may be accepted as CWSN even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school. तो अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसको सक्षम अधिकारी द्वारा यानी जिला हॉस्पिटल द्वारा जारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर बच्चा दिखने में ही दिव्यांग है तो प्रिंसिपल उसको देखकर छूट दे सकते हैं और उसके ऊपर कोटा लागू कर सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन में सलाह दी गई है कि आपको सर्टिफिकेट बनाकर रखना चाहिए। 3 नंबर में है ए सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 7 ईयर ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस बियरिंग द नेम डेजिग्नेशन एंड अदर रिलेवेंट पार्टिकुलर इन ब्लॉक लेटर। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर भी मेंशन रहेगा, यानी सर्विस सर्टिफिकेट के साथ साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा जिसमें आपके ऑफिस का हेड का नाम, डेजिग्नेशन और अदर पार्टिकुलर रहना चाहिए और वो भी ब्लॉक लेटर में रहना चाहिए। 4 नंबर में है सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉई। अगर आप डिफेंस एम्प्लॉई रहे हैं और रिटायर हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और 5वां और आखिरी है रेसिडेंस प्रूफ का सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी कुछ नोट बताए हैं कि केवल रजिस्ट्रेशन से आपको एडमिशन का अधिकार नहीं मिल जाता, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है आपको, और अगर गलत जानकारी या गलत सर्टिफिकेट के द्वारा आपने एडमिशन लिया है तो बाद में वहां कैंसिल भी हो सकता है। और क्लास 1 के लिए ऑनलाइन होंगे, बाकी के लिए ऑफलाइन होंगे, और यह जानकारी सर्विस कैटेगरी के लिए है। अब यहाँ मेथड ऑफ एडमिशन बताया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज वही है कि सीट कम हो गई है तो सीट कम रहेगी, इसलिए इसे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इसमें देख लेंगे, ये पुराना ही है पूरा। यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ, जो सीट चेंज हुई है उसके अनुसार जैसे आप देख सकते हैं कि अब एक सेक्शन में केवल 32 सीट रह गई है, इसलिए आरटी के तहत जो 10 सीट रहती थी अब वह 8 हो गई है, एससी का जो 6 सीट थी वह 5 हो गई है, एसटी का जो 3 सीट थी वह 2 हो गई है, और ओबीसी का जो लगभग 11 सीट थी वह 8 सीट हो गई है। तो सीट यहाँ कम हो गई है, वह कम इसीलिए हुई है क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार स्टैंडर्ड क्लास स्ट्रेंथ मेंटेन किया जा रहा है। बाकी फिर ये लॉटरी प्रक्रिया है, लॉटरी प्रक्रिया में भी कोई चेंज नहीं है, केवल संख्या ही बदल गई है। यहाँ कुछ चेंज है, जैसे फिलिंग ऑफ लेफ्ट ओवर वैकेंट रिजर्व सीट इन केस एडवोकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर ऑनलाइन आर नॉट अवेलेबल। तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल संख्याओं का चेंज आया है क्योंकि सेक्शन वाइज संख्या में ही चेंज हो गया है, 40 का 32 हो गया है। यहाँ कुछ डिफिनेशन दिया गया है, ये डिफिनेशन भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए मैं इस डिफिनेशन को भी नहीं पढ़ रहा हूँ। ये भी डिफिनेशन ही है तो डिफिनेशन को मैं किसी को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि चेंज नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ूंगा समय उतना ज़्यादा होगा, इसलिए मैं सभी को नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। यह क्राइटेरिया दिया गया है मेजर सिटी एंड अर्बन एरिया ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड मेट्रोज। वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो आप आरटी का लाभ लेने के लिए केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर की कम रेडियस दूरी में रहते हो, और अदर प्लेस में अगर रहते हैं तो 8 किमी की रेडियस दूरी से कम दूरी में आप निवास करते हो तो आपको आरटी कोटे का लाभ मिलेगा। यह आरटी कोटा केवल इसी से नहीं मिलता, इसके साथ साथ आप SC ST OBC NCL EWS BPL या PWD कैटेगरी से जुड़े होंगे तभी यह लाभ आपको मिलेगा। फिर यहाँ नोट बताया गया है प्रूफ ऑफ रेसिडेंट सेल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एप्लीकेंट, यानी रेसिडेंस का प्रूफ सभी को देना है। ए सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट अबाउट डिस्टेंस में आल्सो बी एक्सेप्टेड इन दिस इफेक्ट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। आपको डिस्टेंस का सेल्फ डिक्लेरेशन देना है तो इसका फॉर्म रहता है, ऑनलाइन वेबसाइट पर है, उसे निकाल कर भरकर आप दे सकते हैं। फिर यहाँ बताया गया है कि आपका जो लॉटरी निकालने के लिए कमेटी बनेगी वो कैसे बनेगी, उसमें कौन कौन रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सब चीज़ें वही पुरानी हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, सब पुराना है। अब यहाँ 7 नंबर में आप देखेंगे, 7 नंबर में आगे की क्लास यानी क्लास 2
से 8 तक के एडमिशन के लिए बताया गया है। तो इसमें भी पुराने नियम है, केवल ये बताया जा रहा है जो पार्ट 1 में पैरा 5 है उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे। यानी जो क्लास 1 के लिए 40 सीट का बाउंडेशन है उसी के अंदर होना है और अदर क्लास के लिए 45 का जो बाउंडेशन है उसी के अंदर होना है। तो ये बाकी हर जगह इसको बताया जा रहा है बार बार, क्योंकि ये बड़ा चेंज है इसलिए इसको बार बार बताया जा रहा है। फिर यहाँ क्लास 11th में एडमिशन की बात की गई है और उसके अनुसार यहाँ थोड़ा सा चेंज भी आया है। इसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैं यहाँ वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो ये सब पूरी जानकारी क्लास 11th के लिए है, इसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ भी उनको क्या लाभ मिलेगा, कितनी छूट मिलेगी, ये सब जानकारी उन्हीं की है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ लास्ट में एक चीज मैं मेंशन करना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्दर दिस एडमिशन गाइडलाइन टू बी एक्सटेंडेड टू बाल वाटिका क्लासेज वेयर एप्लीकेबल। तो यह एडमिशन गाइडलाइन पहली बार बाल वाटिका के लिए भी लागू हुआ है, क्योंकि पहले बाल वाटिका के लिए ऐसे गाइडलाइन में लिखकर नहीं आता था। भले ही बाल वाटिका की जो नोटिस आती थी उसमें लिखा रहता था कि बच्चा अदरवाइज एडमिशन गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। तो ये पूरी गाइडलाइन थी, पूरी गाइडलाइन को मैं लेकर आया हूं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको मेंशन किया हूं। अब ये अलग बात है कि इसमें हो सकता है कुछ छूट गया होगा। अगर कुछ छूट गया है और आपको उसकी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हम आपके कमेंट का समय पूर्वक जवाब दे सकें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।